हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन नाउ। दिस इज़ ऐश्वर्या और आज हम बात कर रहे हैं CUET एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में। सो टुडे आई विल बी कवरिंग विद यू द डोमेन सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पॉसिबल हैं वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आई विल बी गिविंग यू 10 सेकेंड्स टाइम जिसमें आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। ट्राई दैट कि आप उन्हें कर लें बिकॉज रिसेंटली आपने अभी बोर्ड एग्जाम भी दिया है। सो आई गेस यू विल बी एबल टू मेक श्योर कि आप हर आंसर का रीज़न अपने पास ज़रूर लिखें कि क्या क्वेश्चन है, क्या उसका आंसर हो सकता है, एंड उस आंसर का रीज़न आप क्या ले रहे हो वो ज़रूर अपने पास मेंशन करना। आई विल बी गिविंग यू आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चंस। आई विल ट्राई टू गिव यू एंड मेक यू अंडरस्टैंड द आंसर्स। ओके, सो वर्क हार्डर दैन यू थिंक यू डिड येस्टरडे। इसका मतलब ये है कि होता है, हमें ऐसा लगता है कि हमने अभी बोर्ड एग्जाम्स दिए तो हमें हर चीज़ आती है, जबकि बहुत बार आप क्वेश्चंस अभी देखोगे भी तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको टफ लगें। सो डेली मेक श्योर कि आप अपना एक टाइम टेबल बनाओ, हर दिन मेहनत करो, खूब मेहनत करो, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बिकॉज दिस शुड बी योर डेली रूटीन। आपकी रोज़ की जो ज़िंदगी है उसमें आपको मेहनत करना ज़रूर आना चाहिए। सो फर्स्ट आई विल बी ब्रीफिंग यू सम जनरल इंस्ट्रक्शंस, किस तरह से आपको पढ़ना है। सबसे पहले एक खास बात यह है कि रिवाइज करिए सारे कंसेप्ट्स। NCERT की बुक उठा लो, जो भी कंसेप्ट्स थे सारे एक बार डेफिनेटली दोबारा से पढ़ो। हर चैप्टर को पूरा टाइम दो, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो, टर्म 1 के चैप्टर्स हैं। इनफैक्ट एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट जो लास्ट चैप्टर है दैट विल ऑल्सो बी देयर इन योर कोर्स। इवन जो डिलीटेड सिलेबस था इस बार के लिए वो भी आपके कोर्स में आएगा। सो मेक श्योर आप इसको भी कर लेना। सो सारे चैप्टर्स को पढ़ना है। Practice the MCQ questions, avoid looking for answers and solving. बिना आंसर्स को निकाले ही आपको कोशिश करना है कि आप सही आंसर पे पहुंच जाएं। दैट मीन्स कि आपको आंसर्स को चेक नहीं करना है। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आपने पीछे बुक में आंसर चेक किया और फिर आपने उसे देख लिया कि हाँ मैंने सही आइडिया निकाला है, सही आंसर सोचा है, सो दैट इज़ रॉन्ग। ओके, सो मेक श्योर दैट यू राइट देम समवेयर। गिव रीज़न फॉर योर आंसर वाइल प्रैक्टिसिंग एंड सॉल्व इंडिविजुअली। ग्रुप में आंसर करने से बहुत बार ऐसा लगता है कि हमें आता है, बट बहुत बार हम उस चीज़ को ढंग से समझ नहीं पाते। सो मेक श्योर दैट यू लाइक एंड शेयर टू दिस चैनल, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड रोड टू योर ड्रीम। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट क्लास 11th 12th CUET एग्जाम। इनफैक्ट आपकी ग्रेजुएशन के जो चैप्टर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उन सब पे हम फोकस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विल बी टॉकिंग अबाउट टेस्ट योर ब्रेन। डेली आई ब्रिंग यू 1 क्वेश्चन फॉर द GK एंड ये बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन। So I hope you know this question. This is recently which book won the Man Booker Prize 2022? तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैन बुकर प्राइज़ कौन से कंट्री में दिया जाता है, किस चीज़ के लिए दिया जाता है। वैसे नेशनल बुक के लिए है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं: टूम्ब ऑफ सैंड, वाइट नॉइज़, यूक्रेन फॉलिंग एंड रेड नोटिस। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी बुक को मैन बुकर प्राइज़ 2022 मिला है, इसके बारे में डिटेल ज़रूर आप पढ़ लेना। वैसे मैं आपको वीडियो के एंड में आंसर भी दूंगी और इसके बारे में बताऊंगी भी। सो मेक श्योर आप GK को ज़रूर पढ़ते रहिएगा। GK की पूरी प्लेलिस्ट है दैट आई विल बी क्रिएटिंग, आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड फॉर यू, और आपको इसमें बहुत सारे आंसर्स जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर आप हर क्वेश्चन का आंसर अपने पास ज़रूर लिखेंगे विद रीज़न, एंड देन यू विल चेक विद मी कि आपका जो आंसर है वो सही है या नहीं। सो द फर्स्ट question is financial management is mainly concerned with, we have 4 options. Number 1, all aspects of utilizing and acquiring financial resources for firms activities, arrangement of funds, profit maximization, efficient utilization of every business. ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस चीज़ से कंसर्न है वो आपको बताना है। आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स दे रही हूँ, जैसे आप अपना करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई कर लो, रीज़न लिख लो अगले 5 सेकेंड में, तो टोटल 10 सेकेंड आपको दिए जा रहे हैं। स्टार्ट कर सकते हैं आप। So the correct answer is first one, all aspect of utilizing and acquiring financial resources for firms activities. पहले मैं आपको समझाती हूँ कि पहला क्यों है और उसके बाद बताऊँगी बाकी सारे हम ऑप्शंस को क्यों नहीं ले रहे। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो इट इज़ प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन। हम फंड्स को कहाँ से लेते हैं और कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो पहली लाइन एग्जैक्टली वही है, इट इज़ यूटिलाइजिंग। आप फंड्स को कहाँ से एक्वायर करोगे और कहाँ कहाँ उन्हें यूटिलाइज करोगे, इस पर फोकस करता है। दूसरा देखो, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स लिखा है, तो अरेंजमेंट इज़ नॉर्मल थिंग, क्या फंड्स को इधर अरेंज कर रहे हो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सेकंड ऑब्जेक्टिव है, मेन कंसर्न नहीं है। और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन तो नॉर्मल बात है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की खास से नहीं, किसी भी चीज़ का हो सकता है। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिमेंटिक बैरियर्स। नाउ दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर कम्युनिकेशन पार्ट है, उसके अंदर आते हैं सिमेंटिक बैरियर्स। सो इफ यू आर नॉट श्योर ऑफ
टाइप्स ऑफ बैरियर्स, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज़ नहीं आती है और आप एनसीईआरटी से पढ़ के उसे नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई विल मेक अ फुल वीडियो फॉर दीज बैरियर्स, बिकॉज बैरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके CUET एग्जाम में भी आएंगे एंड मोस्टली और भी आगे जो आपके एग्जाम्स हैं एंट्रेंस के, उसमें ज़रूर ये आता है। सो which of the following is not a type of semantic barrier? Basically semantic barrier language barriers होते हैं। 4 ऑप्शंस हैं: badly expressed message, unclarified assumption, technical jargon and premature evaluation. 10 seconds I am giving you for understanding. तो इसमें आप देख सकते हो मैंने सही आंसर को मार्क कर दिया है, विच इज़ प्री मेच्योर इवैल्यूएशन। तो जैसे मैंने आपको बताया सिमेंटिक बैरियर्स बच्चों होते हैं लैंग्वेज रिलेटेड। तो बैडली एक्सप्रेस्ड हो गया कि आपने कोई प्रीपोजिशन या कोई कम्युनिकेशन का कुछ मिस्टेक किया। अनक्लैरिफाइड असम्पशन है, आपने कुछ बोला दूसरे ने उसका कुछ और समझा, ठीक है, कुछ ऐसा अगेन लैंग्वेज से रिलेटेड है। टेक्निकल जार्गन बेसिकली इस कुछ टेक्निकल टर्म्स आप यूज़ करते हो जिसकी वजह से दूसरा नहीं समझ पाता है। प्री मेच्योर इवैल्यूएशन इज़ नॉट रिलेटेड टू लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, आप पहले से इवैल्यूएट करते हो, पहले से सोचते हो कि सामने वाला ये बोलना चाहता होगा या ये कहना चाहता होगा। तो प्री मेच्योर इवैल्यूएशन जो है वो सिमेंटिक बैरियर्स में नहीं आता है, ठीक है। तो सिमेंटिक बैरियर्स लैंग्वेज बैरियर्स हो गए। डिटेल में मैं आपको ज़रूर दे दूंगी। अगर आपको लगता है कि आपको सिमेंटिक बैरियर्स या टाइप्स ऑफ बैरियर्स नहीं समझ में आ रहे हैं, डू मेक श्योर कि आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन। So those of you who have come to the channel first time, I welcome you all to train your brain now, and please make sure आप इस channel को ज़रूर subscribe करिएगा and do share with your friends. I'll be bringing more of videos with respect to the domain subjects. It will not only be restricted to commerce, but मैं political science, legal studies उनको भी cover करूँगी, जिससे आज stream के जो students हैं वो ज़रूर इससे benefit ले सकते हैं। And no doubt आपके लिए जो general test है उसके videos आपको मिल जाएंगे। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। It refers to the process of instructing, guiding, counseling, motivating and leading people in the organization to achieve their objectives. तो जितने लोगों ने मेरे साथ पढ़ाई करी हुई है उनको ये चीज़ पता कि मैंने आपसे इसका एक शॉर्ट फॉर्म बनवाया था, दैट इज़ LIC का GM, सो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसका आप GM मान सकते हो। उसी से हमने इस चीज़ को लर्न करा था और ये इन चारों ही में से किसी एक की डेफिनेशन है। सो अगेन आई एम गिविंग यू 5 seconds फॉर कॉम्प्रिहेंडिंग द क्वेश्चन एंड 5 seconds फॉर गिविंग द रीज़न। आफ्टर 10 seconds आई विल टेल यू द आंसर। येस, सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्यों है? बिकॉज डायरेक्टिंग में ही हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, बताते हैं, काउंसिल करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लीड करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ को, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। सो करेक्ट आंसर इज़ डायरेक्टिंग। इट इज़ नॉट प्लानिंग, बिकॉज प्लानिंग हम एक मेंटल एक्सरसाइज है। ऑर्गेनाइजिंग में हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, स्टाफिंग में हम लोगों को लेके आते हैं, और डायरेक्टिंग में बेसिकली हम ये सारे ही तरीके अपनाते हैं जिसके थ्रू हम अपने एम्प्लॉय से काम करवा सकते हैं। सो आई होप यू गॉट दैट question correct. We are moving on to the next question, which is question number 4. Identify the level at which directing function takes place in the organization. I hope you know that we have 3 levels of management. इसको एक बार आप देख, और इन 3 लेवल्स का नाम है टॉप, मिडिल और लोअर। तीनों लेवल्स होते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि डायरेक्टिंग इनमें से कौन से लेवल पे होता है, टॉप पे, मिडिल पे, लोअर पे या ऑल ऑफ द अबव। यूजुअली मैं आपको ट्रिक दे दूं कि जब भी आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं और उसमें से एक ऑप्शन होता है ऑल ऑफ द अबव, यूजुअली द करेक्ट आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव। अब आपको 10 सेकेंड्स मिलते हैं, आप अपना आंसर बताओ मुझे एंड ऑल्सो टेल मी द रीज़न जिसकी वजह से आपने उस आंसर को सेलेक्ट किया है। येस, सो द करेक्ट आंसर हेयर इज़ ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव क्यों है वो और समझ लो, क्योंकि डायरेक्टिंग है। डायरेक्टिंग है क्या कि आप काउंसिल कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, लीड कर रहे हो दूसरे को, अपने सबॉर्डिनेट को। सो नेचुरली इट विल बी एट ऑल द लेवल्स। टॉप वाले मिडिल लेवल वाले मैनेजर्स को करेंगे, मिडिल लेवल वाले जो हैं वो लोअर लेवल वालों को डायरेक्ट करेंगे, लोअर लेवल वाले जो हैं वो शॉप फ्लोर पर, प्लेटफॉर्म एरिया पे जो वर्कर्स हैं उनको डायरेक्ट करेंगे। तो सारे ही लेवल्स पे डायरेक्शन हो रहा है, देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। और जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया, जब भी क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव है, आप एक बार नेचुरली सेकंड टाइम जरूर से पढ़िए, अदरवाइज आपको ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज डिसाइडेड बाय डैश। ओके, वी हैव शेयर होल्डर, इन्वेस्टमेंट मार्केट, गवर्नमेंट एंड कंपनीज। ये 4 ऑप्शन है। 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से डिसाइड करिए करेक्ट आंसर क्या है और उसे अपने पास नोट कर लीजिए। रीज़न ज़रूर लिखिएगा सो दैट यू कैन चेक योर रीज़न एंड माई रीज़न, आर दे मैचिंग और नॉट। ओके, fine. So the correct answer here is not A, shareholder. It is B, investment market. हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने शेयर होल्डर मार्क किया हो, बट ऐसा नहीं है। मार्केट वैल्यू जो है किसी भी शेयर की
भले ही शेयर होल्डर्स परचेज करते हैं बट उसका प्राइस जो है वो इन्वेस्टमेंट मार्केट में डिसाइड होता है। बाइंग एंड सेलिंग जो है, डिमांड एंड सप्लाई है, उसके बेसिस से डिसाइड होता है कि एक शेयर का प्राइस क्या होगा। तो अभी ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आ जाए योर करेक्ट आंसर विल बी इन्वेस्टमेंट मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ एन इन्वेस्टमेंट कंपनी इज। ये क्वेश्चंस मैं आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो चैप्टर है वहाँ से लेके आई हूँ। तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अगर आपको चैप्टर क्लियर नहीं है, आप वीडियोस देख सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सारे वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे। ट्रेन योर ब्रेन का जो हमारा प्लेलिस्ट है क्लास 12th वाला, उसमें आपको मिलेगा। इन केस यू आर नॉट श्योर ऑफ एनी स्पेसिफिक टॉपिक यू कैन टेल मी, मैं उसका वीडियो आपके लिए ऐड कर दूँगी। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ एन इन्वेस्टमेंट कंपनी इज। कौन सी ऐसी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आज के टाइम में जब हम इन्वेस्टमेंट का एक डिसीजन लेते हैं। पहला ऑप्शन इज यूनिस्ट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, सेकंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, देन म्यूचुअल फंड कंपनी और क्लोज एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी। सो नाउ यू हैव 10 seconds टू आंसर द क्वेश्चन। यस, द करेक्ट आंसर इज सी, म्यूचुअल फंड कंपनी। म्यूचुअल फंड कंपनी क्यों है, देखो इसका रीज़न क्या है, मोस्ट पॉपुलर। अभी मैं अगर आपसे पूछूं भी कि आपको शेयर मार्केट में क्या तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, तो आपको म्यूचुअल फंड के बारे में सबको पता होता है। म्यूचुअल फंड है क्या, एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है जिसमें बहुत सारी कंपनीज़ के शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसकी और डिटेल्स आपको फर्दर मिल जाएंगी, बट यहाँ पे प्लीज़ ध्यान रखना दिस इज म्यूचुअल फंड कंपनी। ओके, इट इज़ नॉट यूनिट इन्वेस्टमेंट फंड या यूनिट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल फंड कंपनी आएगा इसमें करेक्ट आंसर। Okay, now we are moving on to the next question, and before that I am actually congratulating all of you कि आप क्वेश्चन नंबर 5-6 तक पहुँचे हो। आपने तो क्वेश्चंस को पढ़ा सुना, एंड बिलीव मी दिस इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जितना नई चीज़ों को पढ़ेंगे, उतना आपको बेनिफिट करेगा। किसी एक बुक के सारे क्वेश्चंस करने से कोई CUET की तैयारी नहीं कर सकता। तो आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। इट इज़ नॉट जस्ट वन बुक, सो एनी थिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड, जहाँ से भी आप पढ़ सकते हो उसको ज़रूर पढ़ो। चलो, एक और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। द अंडर राइटर हैज़ टू टेक अप द फिक्स्ड पोर्शन ऑफ द इशूड कैपिटल, अनफिक्स्ड पोर्शन ऑफ द इशूड कैपिटल, अनसब्सक्राइब्ड पार्ट ऑफ द एग्रीड पोर्शन और एज पर द चॉइस ऑफ द अंडर राइटर। अंडर राइटर कौन होता है कि जब आप शेयर्स को इशू करते हैं, कोई कंपनी इशू करती है और उसको कन्फर्मिटी नहीं होती कि उसका जो पूरा शेयर का जो वो सरप्लस लेके आ रहा है, स्टॉक लेके आ रहा है, वो नहीं सेल आउट होगा या चांसेस कम है, तो ऐसे में आप क्या करते हो, यू गो फॉर अंडर राइटिंग। ओके, और इसमें आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मेंटेन करना होता है, एंड दैट फॉर जो रीज़न है इसकी वजह से आप अंडर राइटिंग कराते हैं। इसमें सही आंसर आपको 10 सेकेंड बाद में बताऊंगी। टिल देन यू टेल मी द करेक्ट आंसर विद योर रीज़न। Yes, the correct answer is C, the unsubscribed part of the agreed portion। आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि इतना टोटल कैपिटल हम रेज करना चाहते हैं और उसमें से इतना पोर्शन जो अनसब्सक्राइब रह गया, जो लोगों ने नहीं लिया है, शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए हैं, वो पोर्शन जो होगा वो अंडरराइटर पे जाता है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, डैश आर फाइनेंशियल असेट्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, मशीन्स या बोथ A एंड B। जल्दी से आप सोचो, 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ मैं आपको। करेक्ट आंसर अपने पास प्लीज़ विद रीज़न लिखना। जस्ट आप ऐसे जनरल लिखोगे तो आपको एक क्वेश्चन नहीं याद रहेगा। व्हेन यू राइट अ रीज़न यू रिमेंबर कि हाँ इसका आंसर ये मैंने इस वजह से सोचा था, और फिर आप अपने रीज़न को मेरे रीज़न से मैच भी कर सकते हो, वेदर यू आर यूजिंग द सेम लॉजिक और नॉट। सो 10 seconds आर देयर फॉर यू। Okay, so we're coming back to the answer. The correct answer here is D, both A and B। ठीक है, दोनों चीज़ें इसमें आएंगी और उसका रीज़न क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अ फाइनेंशियल असेट इज़ अ लिक्विड असेट दैट गेट्स इट्स वैल्यू फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट और ओनरशिप क्लेम। कैश, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स एंड बैंक डिपॉजिट आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ फाइनेंशियल असेट। तो ये सारे मैं यहाँ पे मेंशन कर तो ये सारे मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं आपके लिए। इनका ध्यान रखना, कैश लिखा हो, बॉन्ड्स लिखा हो, म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक हो, बैंक डिपॉजिट, ये सारे आपकी फाइनेंशियल असेट में आ सकते हैं। बट प्लीज़ मेक श्योर यू हैव टू सी द क्वेश्चन ट्वाइस। ठीक है, ये नहीं कि मैंने बोल दिया बॉन्ड्स है तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि फाइनेंशियल असेट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेसिकली, जिनमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो फाइनेंशियल असेट्स हो गए, और ये आपके लिक्विड असेट हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें कैश में कन्वर्ट कर दिया जाए। चलो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइनेंशियल लीवरेज हेल्प्स वन टू एस्टिमेट डैश फाइनेंशियल रिस्क, बिजनेस रिस्क, बोथ A एंड B या प्रोडक्शन रिस्क। तो अगर आपको याद हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में आपने ये पढ़ा हुआ होगा फाइनेंशियल लीवरेज के बारे में। ओके, और फाइनेंशियल लीवरेज जो हेल्प करेगा क्या एस्टिमेट करने में। फाइनेंशियल लीवरेज मैं आपको हिंट दे देती हूँ, ये आपके डेट से रिलेटेड है। ओके, सो जो डिबेंचर्स होते हैं उससे रिलेटेड है। अब इससे ज़्यादा मैं आपको हिंट नहीं दूंगी, 10 सेकेंड आपको दे रही हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू द आंसर।
ओके ग्रेट. सो द करेक्ट आंसर हियर इज फाइनेंशियल लीवरेज की बात हो रही है. तो बच्चों ये फाइनेंशियल रिस्क की बात करें. फाइनेंशियल रिस्क क्या है कि वेदर यू विल बी एबल टू पे द इंटरेस्ट बर्डन और नॉट. आप पे कर पाएंगे कि नहीं, इसको जज करने के लिए फाइनेंशियल रिस्क हमारा आ जाता है. और फाइनेंशियल रिस्क अराइज होता है फाइनेंशियल लीवरेज से. Okay, next question is, these needs are most basic in the hierarchy of motivational theory and correspond to primary needs. Primary needs की बात हो रही है. motivational theory ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब्राहम मैस्लो की. इसको अच्छी तरह से आप प्लीज़ करके जाइएगा. नहीं समझ में आता है आप वीडियो में देख सकते हैं, ट्रेन योर ब्रेन के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाए. सो दी ऑप्शंस आर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. बच्चों ये लास्ट नीड होती है. बेसिक फिजियोलॉजिकल, सबसे बेसिक लेवल की, ग्राउंड लेवल की, सिक्योरिटी एंड बिलोंगिंगनेस. सो द करेक्ट आंसर हियर इज, आई होप यू आर करेक्ट, आपने सही बताया होगा, दिस इज बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, क्योंकि वो आपकी प्राइमरी नीड्स की बात कर रही है. सो नाउ वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने 10 क्वेश्चंस एक साथ सॉल्व कर लिए हैं. आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं. प्लीज़ डू गिव अ लाइक टू दैट चैनल. तो आप चैनल पे और वीडियो को खास तौर से प्लीज़ डू गिव अ लाइक. और हम आगे बढ़ने वाले हैं अपने आगे के क्वेश्चंस पे. नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं. अभी तक आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताना. जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, मुझे व्हाट्सएप आप ज़रूर करिएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाए. अगला लेक्चर आपका आएगा विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश. इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे एंड अलॉन्ग विद इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स के भी मैं आपको क्वेश्चंस भेजूंगी. टॉप 30 क्वेश्चंस दूंगी जो कि मोस्ट प्रोबेबल हैं आपके इस एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं. जितना प्रैक्टिस करोगे बच्चों उतना आपके लिए अच्छा है. चलो आगे बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का. एम्फसाइजेज लॉजिकल डिसीजन मेकिंग एंड अवॉइडिंग बायस और प्रेजुडाइज एट ऑल कॉस्ट. द अबव स्टेटमेंट पॉइंट्स आउट द नॉलेज ऑफ दीज प्रिंसिपल्स हेल्प इन. तो किस पे वो बात कर रहे हैं? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको 3 ऑप्शंस मिले हैं और एक और है दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव. तो इसमें से किस पे वो आइडेंटिफाई करना है, आपको ये बताना है. So again you got 10 seconds to identify the correct answer. Please do read the question again, check all the 4 options and then go for it. Yes, the correct answer is A, scientific decision making. और क्यों है? क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो भी हम डिसीजन कर रहे हैं दैट इज़ लॉजिकल. कोई बायसनेस नहीं है, कोई प्रेजुडाइज नहीं है, किसी के लिए हम पहले से कुछ प्री थिंक करके कोई डिसीजन नहीं कर रहे हैं. साइंटिफिकली एनालाइज कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके बाद हम एक डिसीजन पे आते हैं. तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव नहीं है. अगला देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड फंक्शनल फोरमैनशिप. नाउ फंक्शनल फोरमैनशिप इज द टेक्निक गिवन बाय F.W. टेलर. आपके पास 4 ऑप्शंस हैं. टू सेपरेट द टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी फ्रॉम इट्स CEO. Number 2, to separate planning function from the executive. To provide zero free time to the workers. Naturally ये नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि zero free time हम नहीं करते हैं, हम free time देते हैं, that is fatigue study. To not divide or delegate the work within the organization. इन चारों में से correct answer again 10 seconds I am giving you. Identify it. Great. I hope you must have come to the right answer. This is point number B, to separate planning एंड द एग्जीक्यूटिव फंक्शन. तो आपको याद होगा प्लानिंग और प्रोडक्शन 2 तरह के इंचार्जेस होते थे. 4 बॉसेस होते हैं प्लानिंग के अंडर, सिमिलरली 4 होते हैं हमारे प्रोडक्शन के अंडर, और ये 8 बॉसेस जो होते हैं गवर्न करते हैं वर्कर को. सो मेक श्योर आप उस डायग्राम को अच्छी तरह से कर लेना, सारे फंक्शंस को अच्छी तरह से रिवाइज करना, कुछ भी छोड़ना नहीं बच्चों. CUET एग्जाम यू हैव टू क्रैक इट नाइसली. Okay, now we're moving on to the next question. Very simple, but I hope यहाँ पे भी कहीं आप मिस्टेक ना कर जाना. Henry Fayol is known as dash. Okay, the father of general management, shop floor management, scientific management, all of the above. But यहाँ पे देखो, all of the above is not the correct answer. So you have to double check the question. All of the above सही नहीं है. Scientific management, you all know it is F.W. Taylor. शॉप फ्लोर का बच्चों ध्यान रखना, वो भी F.W. टेलर को ही बोला जाता है. जनरल मैनेजमेंट लिखा हो या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हो, दोनों में ही आ जाते हैं हेनरी फ्योल. ओके, सो फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट इज हेनरी फ्योल. इफ़ यू गॉट दैट राइट, गिव योरसेल्फ अ गुड. अगर नहीं तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना कि फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट इज हेनरी फ्योल. ओके, नेक्स्ट इज व्हाइल बाइंग मिल्क विच काइंड ऑफ बिहेवियर इज डिस्प्लेड बाय अ पर्सन. अगर कोई दूध खरीदने जा रहा है तो क्या बिहेवियर डिस्प्ले करेगा वो कस्टमर? Number 1, customer satisfaction, variety seeking behavior, extensive problem solving behavior या routinized buying behavior. Again I give you 5 seconds here because बहुत ज़्यादा इसमें आपको नहीं सोचना होगा. 5 seconds के अंदर आपको करेक्ट आंसर बताना है. Yes, the correct answer is not A, customer satisfaction, it is D, routinized buying behavior. क्योंकि ये आपकी रूटीन का सामान है, जो हमारा डेली नीड का सामान है वो हमारा रूटीन है, इस पर हम बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं खरीदने के टाइम पे. तो नेचुरली ना हम इसमें वैरायटी देख रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी ब्रांड्स भी आपको नहीं चाहिए, जो अवेलेबल हैं उन्हीं में से आप ले लेते हो. एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर भी यहाँ पे नहीं होगा. सो करेक्ट आंसर इज D.
Next question is question number 15. Please do like the session first in case you have not yet done. Okay, which of the following is the correct meaning of concentration of decision making authority? Span of management, centralization, decentralization, none of the above. Again, you get 5 seconds to answer and 5 seconds for the reason. तो मैं आपको बता देती हूँ, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बच्चों होता है कि कितने सबऑर्डिनेट्स को एक सुपीरियर एफिशिएंटली मैनेज कर सकता है. सेंट्रलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर हियर बिकॉज हम कह रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग जो है वो सेंट्रलाइज्ड हो गई, मतलब एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड है. ओके, तो जिन घरों में डिसीजन मेकिंग सिर्फ मान लीजिए आपके फादर कर रहे हैं तो वो सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग है. जहाँ पे हर कोई डिसीजन ले रहा है दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड. ओके, सो नन ऑफ द अबव इज नॉट द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर हियर इज बी, centralization. Any question if you're not sure of, you can again mention in the comment box. I'll look to the question. Question number 16 is, which of the following is not an assumption of Maslow's theory? I already told you कि Maslow theory को बच्चों अच्छी तरह से करना है. कोई भी टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आया है क्लास 12th में, इन केस आपने अटेंशन नहीं दिया हो तो आप उसे नहीं समझ पाए हो तो वो आप बता देना. मोर ओवर मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, डिलीटेड पार्ट जो था दैट विल बी देयर एज वेल एज दी एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी करके जो एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट करके जो चैप्टर है वो आपके कोर्स में रहेगा, उसको भी आपको पढ़ना है. अच्छा, इनमें से कौन सा नहीं है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है मुझे नेक्स्ट 5 सेकेंड्स के अंदर. सो आई होप यू मस्ट हैव गॉट दैट राइट. फर्स्ट इज पीपल्स बिहेवियर इज नॉट बेस्ड ऑन देयर नीड्स. तो यही गलत है, नॉट बेस्ड नहीं है, बेस्ड ऑन देयर नीड्स. हम जो भी चीज़ खरीदते हैं, हम डिमांड करते हैं, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ आवर नीड्स. तो ये उनका अजम्पशन है जो कि यहाँ पे गलत लिखा हुआ है. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा. Okay, next question number 17. Which of the following is true for discipline according to Henry Fayol? So discipline is one of the 14 principles given by Henry Fayol. इसमें आप जरा देखो, प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज़. डिसिप्लिन प्रिंसिपल में यही था कि अगर आपने कोई चीज़ नहीं फॉलो करी वर्कर और मैनेजमेंट ने, WRM ने, तो पेनल्टी लगेगी. दैट मीन्स कि आपको कुछ ना कुछ उसका हर्जाना देना पड़ेगा. नंबर 2, गुड सुपीरियर्स अक्रॉस ऑल द लेवल्स. ये भी ज़रूरी है डिसिप्लिन में कि सारे जितने भी सुपीरियर्स हैं हर कोई अपने रूल्स रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो करता हो, सब अच्छी तरह से काम करें. तीसरा है एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज दैट आर ऑलवेज क्लियर एंड फेयर. तो दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होता है कि आप क्या प्रोमिसेस कर रहे हैं उसे आप फुलफिल करेंगे या ऑल ऑफ द अबव. सो अगेन 5 सेकेंड्स टू यू. आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर एंड एट द एंड ऑफ द सेशन डू मेंशन मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपको कितने आंसर्स आपके करेक्ट गए. ओके, Yes, the correct answer here is all of the above. In case you're not sure, I'll show you one of the picture of this book itself. NCERT में से आप देख सकते हो, ये चीज़ क्लैरिटी के साथ वहाँ पे लिखी हुई है, तीनों ही पॉइंट्स. आप देखो यहाँ पे डिसिप्लिन में इट इज़ रिटन all these 3 पॉइंट्स जो हैं वो आपको कोटेड दिख रहे होंगे यहाँ पे. डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स, clear and fair agreements and judicious application of penalties. So all the 3 statements are written and therefore I am telling you, do not go by any book. कोई भी स्पेसिफिक राइटर की बुक को आप निकाल के एकदम पढ़ना मत शुरू कर दो. आप NCERT की बुक्स को ही यूज़ करो फॉर योर डोमेन सब्जेक्ट प्रिपरेशन. और किसी भी बुक को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं, उनका मेरे पास आता रहता है कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि मैम कौन सी बुक परचेज़ करनी है, कौन सी ले लें, कौन सी अच्छी रहेगी. तो कोई भी बुक बच्चों अच्छी बुरी नहीं है एज़ फॉर डोमेन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग, बिकॉज यहाँ पे NCERT से अच्छा कुछ नहीं. आपका पेपर ही NCERT बुक से बनने वाला है. तो जो भी आपके पास टर्म 1 की बुक रखी हो प्रिपरेशन की, वो आप यूज़ कर सकते हो एंड साथ में NCERT की जो बुक्स हैं उनसे आप पढ़ सकते हो. ओके, वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं. व्हाट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्विस विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट. तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं. A इज़ एक्सपेंसिव, B इज़ द साइज, C इज़ द शेप एंड D इज़ इंटैंजिबिलिटी. आई होप ये आपको आता ही होगा सबको. तो अगेन 5 सेकेंड्स. यस, द करेक्ट आंसर इज इंटैंजिबिलिटी. इंटैंजिबिलिटी का मतलब है कि जो भी सर्विस होती है उसे आप छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं. रीज़न यही है कि वो इंटैंजिबल है, जबकि प्रोडक्ट ऐसा नहीं होता है और प्रोडक्ट जो होता है टैंजिबल भी होता है. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस रिफ्लेक्ट द मार्केटिंग कंसेप्ट. हाँ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं. देख लेना ज़रा. पहला है दिस इज़ वॉट आई मेक, वोंट यू प्लीज़ बाय इट. इट्स हंटिंग नॉट गार्डनिंग. दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट, वोंट यू प्लीज़ मेक इट. सप्लायर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट. तो आपको बताना है मार्केटिंग फिलोसफी, जो मार्केटिंग कंसेप्ट है वो इसमें से किस में शो हो रहा है. तो करेक्ट आंसर विद रीज़न आप प्लीज़ बताइएगा. अगेन 5 सेकेंड्स आई एम गिविंग यू. Yes, the correct answer here is C. This is what I want, you please make it. ठीक है, तो आप एज ए कस्टमर आप बताते हो कि भाई मुझे ये चाहिए, आप इसे बना दीजिए.
ठीक है, तो इसमें ये वाला नहीं है, लास्ट नहीं है, सप्लायर तो किंग ऑफ द मार्केट कभी होता ही नहीं है, इट इज़ ऑलवेज द कस्टमर एंड दिस इज़ व्हाट आई मेक, वोंट यू प्लीज़ बाय इट। अगर आपको ये पता है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि ए का आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर वी नो इज सी, बट ए से कौन सा हमारा कंसेप्ट जो है, फिलॉसफी है मार्केटिंग की, कौन सी रिलेट हो रही है, दैट यू हैव टू टेल। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा अच्छा है, ये फ्रेज़ का है तो इसको आप प्लीज़ एक बार देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ठीक है, हर चीज़ सही जगह पे होनी चाहिए और वो जगह उस प्रोडक्ट की सही होनी चाहिए या उस पर्सन की सही होनी चाहिए। It focuses on providing orderly arrangement for the resources within an organization. Number 2, it concentrates on building a framework for giving orders to the employees within an organization. Third is, it focuses on creating a framework for receiving orders from the top management within an organization, या none of the above. ओके, तो इसका आंसर मैं दे ही नहीं रही हूँ आपको, इसका मैं दूंगी आपको नेक्स्ट बीएस वाले लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 20। इसको ज़रूर आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लेना, ध्यान रखना। अगर आपका आंसर ये सही हो जाता है दैट मीन्स कि आपने अच्छी तरह से तैयारी करी हुई है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, पिछला भी टफ था और अब एक दो क्वेश्चन आपके मैं थोड़े से टफ रखूँगी, कुछ आपको ईजी मैंने शुरू में कराई दिए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 फिलोसफीज। तो 4 फिलोसफीज में से कौन सा नहीं है। अगेन 5 seconds आई एम गिविंग यू टू सॉल्व दिस। यस, हियर द करेक्ट आंसर इज प्रमोशन कंसेप्ट। प्रमोशन कंसेप्ट कोई भी कंसेप्ट नहीं होता बच्चों, प्लीज़ ध्यान रखना। मार्केटिंग कंसेप्ट आपने पढ़ा है, सोसाइटल मार्केटिंग पढ़ा है, सेलिंग कंसेप्ट पढ़ा है, बट प्रमोशन कंसेप्ट नहीं है। डू नॉट कन्फ्यूज़ कि भाई प्रमोशन कंसेप्ट हो सकता है सेलिंग का ही दूसरा नाम होगा, शायद कहीं बुक में लिखा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नो कंसेप्ट लाइक प्रमोशन कंसेप्ट, ओनली सेलिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड सोसाइटल मार्केटिंग। तो इन्हीं को आपको ध्यान रखना है जब आप आंसर करोगे। Okay, we are coming on to the next question, which is question number 22. Which of the following is not an example of financial incentive? Financial incentive मतलब जो आपको monetary terms में benefits देती है कोई कंपनी, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई वर्क प्लेस जहाँ आप काम करते हो। परक्विजिट आप लोग को पता ही होगा, हर कोई पढ़ के जाता है परक्विजिट फॉर क्लास 12। जॉब इनरिचमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग या को पार्टनरशिप। अगेन 5 seconds are there for you. Yes, the correct answer here is job enrichment, that is B. आप किसी की जॉब में और इंक्रीज़ कर रहे हो और जो चैलेंजिंग काम है वो उसमें ऐड करते जा रहे हो, तो ये जो है ये एक फिनेंशियल इंसेंटिव नहीं है, ये नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव है। बहुत से लोग होते हैं उनको अपनी जॉब को और ज़्यादा चैलेंजिंग बनाने में अच्छा लगता है, तो दैट इज़ अ non-financial incentive and not a financial incentives. If you want me to make one video for incentives, please do let me know. मैं आपके लिए पूरा बना दूंगी। आपको क्लास 12 वाले प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और यहाँ पे CUET प्रिपरेशन के लिए भी मिल जाएगा, आप दोनों जगह उसे चेक कर सकते हैं। एनी टॉपिक बच्चों जो भी आपको कन्फर्मिटी नहीं है आप उसे ज़रूर बता सकते हैं। सो आई जस्ट वॉन्ट कि जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो सबका एग्जाम अच्छा हो। चलो, क्वेश्चन नंबर 23, ऑन ज्वाइनिंग Karta Limited as Chief Financial Officer, Madhumita was allotted 500 shares of the company. Identify the type of incentive being given. तो एक लेडी है जिसको एक कंपनी में लाया गया एज एन एम्प्लॉई। नाउ वी आर गिविंग हर शेयर्स, तो कौन सा तरीका हुआ ये इंसेंटिव का। दिस इज परक्विजिट और रिटायरमेंट बेनिफिट, को पार्टनरशिप एंड पे एंड अलाउंसेस। 5 सेकंड लीजिए, सही आंसर बताइए। यस, द करेक्ट आंसर इज सी, को पार्टनरशिप, बिकॉज आप उसे कंपनी के शेयर्स दे रहे हो। ओके, सो दिस इज नॉट रिटायरमेंट बेनिफिट। अब ये भी एंट्री करिए ऑर्गेनाइजेशन में, रिटायरमेंट बेनिफिट तो नहीं होगा। पे एंड अलाउंसेस भी नहीं है बिकॉज आपने सैलरी में कोई चेंज नहीं किया है। द पर्सन इज गेटिंग शेयर्स। सो ये जो करेक्ट आंसर है ये को पार्टनरशिप का है, इसको प्लीज़ आप ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के भी आने के बच्चों पूरे चांसेस। क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। सो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यस, इट इज़ गिवन बाय F.W. टेलर। तो ये इसमें से डिस्क्राइब द प्रिंसिपल, कौन सा इसमें से जो पॉइंट है वो सही एक्सप्लेन कर रहा है इस प्रिंसिपल को। मैनेजमेंट शुड प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट एनी टास्क, किसी काम को ध्यान से देखना चाहिए। मैनेजमेंट शुड एंगेज इन साइंटिफिक इंक्वायरी करे, जांच पड़ताल करे, ऑब्जर्वेशन करे। फिर मैनेजमेंट शुड फोकस ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस, ये वाला होगा। या मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स और प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी विद देयर वर्कर्स। 5 seconds टू गो फॉर यू फॉर द करेक्ट आंसर।
Yes, the correct answer is D. The management should share the gains or profits of the company with their workers. यही सही आंसर है जब हम बात करते हैं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की। जो आपके प्रॉफिट्स होते हैं वो आपको अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ शेयर करना चाहिए। चलो 25वां क्वेश्चन देखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मैनेजर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स के लिए इसमें से कौन सी बात जो है वो सही है। द मैनेजमेंट स्किल्स अप्लाई टू मैनेजर्स एट टॉप लेवल, या मैनेजमेंट स्किल्स अप्लाई टू मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स, अप्लाई एट मिडिल लेवल या एट एग्जीक्यूटिव लेवल। ठीक है, हम कह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट की स्किल्स होती हैं वो कौन से लेवल के मैनेजर्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं या उन्हें अप्लाई करनी होती है, किसके लिए ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो आप इसको देख सकते हो। इसके साथ में असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, उनकी भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। Yes, the correct answer is management skills apply to managers at all the levels in an organization. So the correct option is B, क्योंकि हम कह रहे हैं भाई कहीं का भी मैनेजर हो, किसी भी लेवल का हो, मैनेजमेंट स्किल्स उसे अप्लाई करनी ज़रूरी है, राइट। सो नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 26। एंड येस, गुड जॉब कि अब सिर्फ 5 क्वेश्चन रह गए हैं। आपने सेकंड जो हमारा हर्डल था वो भी पास कर दिया है, 25 तक आप आ चुके हो। सो 5 मोर क्वेश्चंस टू गो। यू आर इन फार बेटर स्टेट देन यू वर येस्टरडे। आई होप यू कैन बिलीव ऑन दैट कि कल तक आपने जितनी तैयारी करी थी उससे अब आपने 25 क्वेश्चन ज़्यादा समझ लिए। येस, A1 क्वेश्चन एक मैंने आपको छोड़ा है, दैट इज़ फॉर यू फॉर द होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 20। वो मैं आपको अगले BS जो हम सेशन रखेंगे, दैट विल बी डे आफ्टर टुमारो, उसमें आपको आंसर मिलेगा। बट इन केस यू नो द राइट आंसर, प्लीज़ डू पुट इट ऑन द कॉमेंट बॉक्स। मुझे पर्सनली इधर उधर बताने से अच्छा है कि आप कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को मेंशन करें, सो दैट बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो भी उस आंसर को समझ सकें। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 26। देखो भाई, प्रोडक्ट्स दैट आर यूजुअली परचेज ड्यू टू एडवर्टाइजिंग एंड हाई प्रमोशनल बैकअप। कुछ ऐसा तरीका जिसकी वजह से हम ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, या ऐसे प्रोडक्ट जो हम खरीदते ही इसलिए हैं क्योंकि उनकी एडवर्टाइजिंग हमने बहुत देखी है, बहुत ज़्यादा प्रमोशंस हो रहे हैं उसके लिए। तो ऐसे प्रोडक्ट क्या कहलाते हैं? भले आपने उन्हें डिज़ाइन नहीं करा बट आप उन्हें खरीद लेते हो, तो क्या वो यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, साउट प्रोडक्ट्स हैं, अनसाउट प्रोडक्ट्स हैं, या प्रेफर्ड प्रोडक्ट्स हैं? वैसे इन्हें सॉर्ट बोलते हैं। ओके, सो सॉर्ट प्रोडक्ट्स, अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स, प्रेफर्ड प्रोडक्ट्स या यूनिक प्रोडक्ट्स। तो ये भी आप देखोगे, मार्केटिंग जो चैप्टर है उसका ये डिलीटेड पोर्शन था, उसको भी आपको तैयारी करनी होगी। मैं आपके लिए अगेन आई एम टेलिंग यू, आई विल पुट दैट वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो भी टॉपिक्स आपको लगते हैं जो डिलीटेड पार्ट के थे, आप नहीं कर सकते हैं, उनको ज़रूर आप मेंशन करना, मैं उसके वीडियोज़ आपको भेज दूंगी। सो द करेक्ट आंसर हियर इज अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स। ओके, क्योंकि उनको आपने सोचा नहीं था और आप उन्हें खरीद लेते हैं, देयरफॉर दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, इट इज डिफाइंड एज अ फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड। 4 options: span of management, organizational structure, informal organization, none of the above. So the correct answer here is, before I tell you that, I hope you know this chapter. This is from organizing. Yes, organizing का क्वेश्चन है बच्चों ये, और इसमें सही आंसर है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्यों है? बिकॉज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अगर आपको याद हो, वही एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें हम मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क, कौन क्या क्या काम करेगा, उसका जो एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, एक ढांचा बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक स्केलेटन बना रहे हैं, वो पूरा आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ही आता है। ओके, सो आप को याद होगा ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था, तो ये दोनों चीज़ें उधर ही आती हैं। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट अभी पहले भी एक ऑप्शन में आया था, जिसमें मैंने आपको यही बताया था कि एक मैनेजर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स वर्क करते हैं, कितने सबऑर्डिनेट्स को एफिशिएंटली वो मैनेज कर लेता है, दैट इज़ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो इसको भी प्लीज़ एक बार रिवाइज करिएगा, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर हो सकता है टाइम हो गया आपको पढ़े हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे आपको बताना है कि स्ट्रक्चर कौन सा है, फंक्शनल, डिविजनल, एक यहाँ पे और आता है रिलेशनल स्ट्रक्चर, या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक ऐसा तरीका जिसमें कंपनी जो है मेटल के प्रोडक्ट्स बना रही है और उसके जितने भी फंक्शंस हैं, दैट मीन्स डिपार्टमेंट्स हैं, वो हैं प्रोडक्शन का, परचेज, मार्केटिंग, अकाउंट्स एंड पर्सोनल। तो कौन सा स्ट्रक्चर वो अडॉप्ट करेगी? 5 सेकेंड्स में आपको देती हूँ करेक्ट आंसर के लिए। येस, द करेक्ट आंसर इज ए, फंक्शनल स्ट्रक्चर। वाई ए? बिकॉज यहाँ पे हमने सिर्फ फंक्शंस के बेसिस से ही डिवाइड किया है। कंपनी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना रही है, दैट इज़ मेटल प्रोडक्ट, तो मेटल प्रोडक्ट ही बन रहे हैं, इसलिए उसमें हम सिर्फ एक ही आंसर रखेंगे, दैट इज़ फंक्शनल। Okay, next question is the main reason why principles of management do not provide ready-made solution for all managerial problems is that they act as general guidelines. The real business situations are pretty complex. The real business issues are very dynamic, और ऑल ऑफ द अबव। तो ये आंसर आपको हो सकता है थोड़ा सा टफ लगे, बट इसका जो करेक्ट आंसर इज सी, द रियल बिजनेस इशूज़ आर वेरी डायनेमिक। इसका आंसर पहला नहीं है। ओके, रेडीमेड सोल्यूशंस आप ना सोच के इसको जनरल गाइडलाइंस को टिक नहीं कर दीजिएगा। इसका सही आंसर इज सी, क्योंकि
डायनेमिक है एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा, इसलिए हम कोई सही सोल्यूशन किसी एक प्रॉब्लम के लिए जनरलाइज नहीं कर सकते. सो वी आर कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन नंबर 30. बट आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू कि आपने इतना अटेम्प्ट लिया, इतनी कोशिश करी, पूरा अपना टाइम दिया टिल दिस क्वेश्चन. अगला लेक्चर आपका मैं रखूँगी लैंग्वेज सेशन का, वो आपको मिल जाएगा ऑन दिस चैनल इटसेल्फ. एंड अलॉन्ग विद दैट वी विल बी हैविंग इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स का भी मैं आपको बेस्ट 25 क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड करूँगी. सो आई एम प्राउड ऑफ यू. क्वेश्चन नंबर 30 मैंने इसलिए हटा दिया था बिकॉज आई वांटेड टू सी आप में से कितने लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक पहुँचते हैं. Okay, so now we're coming back to the question that we started from, the test your brain question. Recently, which book won the Man Booker Prize 2022? So the correct answer here is Tomb of Sand. ठीक है, तो ये एक इंडियन राइटर है, इनकी बुक को फर्स्ट टाइम सिलेक्ट किया गया है मैन बुकर प्राइज़ के लिए. और ये आपको पता होना चाहिए, ये यूके में दिया जाता है मैन बुकर प्राइज़ 2022 का. इस बार इंडियन राइटर को मिला है फॉर टूम्ब ऑफ सैंड. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, कमेंट कर देना बच्चों, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट एवरीबडी प्रिपेयर्स वेल, हर किसी को सक्सेस मिले, हर कोई आगे बढ़े. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. टेक केयर, बाय बाय.